हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, यानी कि आपके एग्ज़ाम्स जो है जो भविष्य में होने वाले हैं, या फिर कुछ लोगों ने काफ़ी सारे फॉर्म फिल किए हुए हैं। अब जैसे दिसंबर में नेट का एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है, और उसके अलावा कई सारे एग्ज़ाम हमारे होते रहते हैं, टीजीटी पीजीटी वगैरह के। तो आप लोगों ने फॉर्म भी फिल किए होंगे और आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, तो आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो काफ़ी समय बाद आज हम फिर से अपनी एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है रामकिंकर बैज, जो कि एक भारतीय मूर्तिकार और चित्रकार थे। ठीक है, इनको जो प्रसिद्धि, सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई है वह मूर्तिकार के रूप में प्राप्त हुई है। ठीक है, तो अगर आप विजुअल आर्ट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हो सकता है ये वीडियो आपके काम आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, रामकिंकर बैज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक रामकिंकर बैज, जिसमें हम इनके जन्म, इनके शिल्प, इनके कार्य, इनकी शिक्षा के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, अब जब हम कोई भी तैयारी करते होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसके सिलेबस को हमें सबसे पहले देखना होता है। सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हमारे पास होती हैं उन सब की डीप नॉलेज, या फिर ये कह लो डीप तैयारी हमें करनी पड़ती है। तो हमारे विजुअल आर्ट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमारे भारतीय कलाकार, या फिर ये कह लो समकालीन कलाकार पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और अगर हम उनको नहीं पढ़ पाते किसी कारणवश, तो हमारा स्कोर बहुत पीछे रह जाता है, जिससे हम किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते। तो हो न हो 1 या 2 नंबर से आप रह जाओ, इसीलिए आपको मैटर जो है पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, और उसकी तैयारी आप लोग अपने स्तर से भी कर सकते हैं। जैसा मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाया कीजिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको चाहे शॉर्ट नोट में नोट कीजिए, या फिर उसको डिटेल में नोट कीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, जिस तरीके से आपको याद रह सकें चीज़ें। ठीक है, तो चलिए आप ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसलिए हम अब जो है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं। रामकिंकर बैज, जिनका जन्म 1906 में हुआ और मृत्यु 1980 में हो जाती है। ठीक है, रामकिंकर बैज समकालीन भारतीय मूर्तिकार एवं चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, यानी कि इनको दोनों ही रूपों में जो है प्रसिद्धि हासिल थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि किस में हासिल थी? मूर्तिकार के रूप में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इन्होंने शांति निकेतन से अपनी पढ़ाई की हुई है, और वहीं पर इन्होंने जो है काफ़ी समय तक कार्य भी किया है। तो यहाँ पे जो है शांति निकेतन में रामकिंकर बैज को किंकरदा के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 20 मई 1906 ईस्वी को बंगाल राज्य के बांकुड़ा, कुछ नहीं है इसमें, ये गलती से टाइप हो गया होगा, बांकुड़ा के जुग्गीपाड़ा ग्राम में हुआ था। यहाँ पे टाइप करते हुए रा आ गया है, लेकिन ये डा है, डा, जुग्गीपाड़ा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस तरीके से, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इनके बारे में पहले पढ़ा होगा तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि इनका जन्म बंगाल के बांकुड़ा के जुग्गीपाड़ा ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? 20 मई 1906 में। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। इनकी आरंभिक शिक्षा बांकुड़ा से ही हुई थी। उनकी कला के प्रति रुचि और प्रतिभा को देखकर सन 1925 ईस्वी में मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक रामानंद चटर्जी ने इन्हें शांति निकेतन के कला भवन भेजा, जहां उनकी शिक्षा नंदलाल बसु के सानिध्य में रहकर पूर्ण हुई। यानी कि आप लोग समझिए कि इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी? वो बांकुड़ा में ही हुई थी। लेकिन उसके पश्चात जो
मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक थे रामानंद चटर्जी। ठीक है, रामानंद चटर्जी, इन्होंने इनकी प्रतिभा देखी और इनकी प्रतिभा को देखकर इनको सलाह दी कि आप जाइए कला भवन से आगे की शिक्षा लीजिए। और वहाँ पर उस समय कौन, नंदलाल बसु जो है अध्यापन कार्य कर रहे थे। तो शांति निकेतन में, कला भवन में इन्होंने जाकर नंदलाल बसु से शिक्षा ग्रहण की और डिप्लोमा प्राप्त किया। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने चित्रण के साथ साथ मूर्तिकला की भी शिक्षा प्राप्त की, जिसमें यह पारंगत हो गए तथा इन्होंने मिट्टी, बालू, प्लास्टर, कंक्रीट आदि में अपने शिल्पों का निर्माण किया। यानी कि इन्होंने जो अपने शिल्प बनाए हैं वो काफ़ी सारे माध्यमों में बनाए हैं। जैसे उसमें मिट्टी हो गई, बालू हो गया, प्रस्तर हो गया, प्लास्टर हो गया, कंक्रीट हो गया। प्रस्तर यहाँ पर पत्थर के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यानी कि इन्होंने स्टोन वर्क भी किया है, जिसमें इन्होंने शिल्प बनाए हैं। स्टोन वर्क का इनका सबसे बड़ा और बेस्ट उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, जो भारतीय रिजर्व बैंक के सामने यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति इन्होंने बनाई है, वो ग्रेनाइट पत्थर से बनाई हुई हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इन्होंने अपने बहुत सारे शिल्पों का निर्माण किया है जिनका माध्यम अलग अलग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूर्तिकार के रूप में, यानी कि ये एक मूर्तिकार के रूप में ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। रामकिंकर विश्व भारती विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात कला भवन के सदस्य और बाद में मूर्ति शिल्प विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1938 ईस्वी में शांति निकेतन के खुले आकाश के नीचे इन्होंने सीमेंट कंक्रीट से संथाल परिवार नामक मूर्ति शिल्प बनाया। ठीक है, यानी कि जब ये शांति निकेतन में रहकर कार्य कर रहे थे अपनी डिप्लोमा, ठीक है, अपनी शिक्षा, अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने के पश्चात इन्होंने जो अपना काम किया था वहाँ पर, पहला वर्क जो किया था, वैसे तो किए होंगे काफ़ी, लेकिन ये इनका पहला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रमुख काम है, जिसका नाम है संथाल परिवार। ठीक है, और इसको इन्होंने किस में बनाया था, सीमेंट और कंक्रीट में बनाया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने इसको शांति निकेतन के खुले प्रांगण में बनाया है। हालांकि वर्तमान में इसको जो है थोड़ा कवर अप कर दिया गया है, इसकी छत वगैरह बना दी गई है ताकि इसको पक्षी वगैरह गंदा ना करें। ठीक है, इसकी सेफ्टी के लिए इसके चारों तरफ जाली वगैरह लगा दी गई है, आगे मैं पिक्चर में दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये इन्होंने कब बनाया था, 1938 में। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो शांति निकेतन के ये प्रांगण में स्थित है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद इसमें एक चीज़ और है कि जब इन्होंने अपना डिप्लोमा पूरा कर लिया था तो ये बाद में क्या हुए, कला भवन के सदस्य भी बने और साथ ही साथ जो वहाँ मूर्ति शिल्प विभाग था उसके अध्यक्ष भी बने। ये दोनों बातें भी थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ये पूरा मैटर मैंने खुद ही टाइप किया है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने नेट से उठाकर आप लोगों के सामने रख दिया, ऐसा नहीं है। ये मैंने अपने हाथ से टाइप किया है। हो सकता है इसमें कहीं कहीं पर कोई वर्ड मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैं उसको क्लियर करती रहूँगी साथ के साथ। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो कहाँ से की, शांति निकेतन से। और कौन इनके गुरु रहे, वो नंदलाल बसु। नंदलाल बसु के बारे में आप लोग जानते हैं, अवनींद्र नाथ के शिष्य थे। ठीक है, उनके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। और दूसरी बात, 1938 ईस्वी में शांति निकेतन के आंगन में, ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, संथाल परिवार नामक अपना बहुत ही प्रसिद्ध शिल्प बनाया और जिसका माध्यम था सीमेंट एवं कंक्रीट। इसका सन और माध्यम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इनके जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं उसमें ये संथाल परिवार है। इन्होंने संथाल परिवार को सर्वप्रथम मिट्टी से निर्मित किया था, तत्पश्चात सीमेंट कंक्रीट में शिल्प तैयार किया। इस शिल्प में 4 व्यक्तियों को तथा साथ में एक कुत्ते को दर्शाया गया है, जिसमें 2 छोटे बालक हैं। और इस शिल्प की ऊंचाई कितनी है, 427 सेंटीमीटर, यानी कि
127 सेंटीमीटर इसकी जो है हाइट है। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ ये कैसा है। ये देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, सॉरी, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, एक व्यक्ति ये है और इसकी वाइफ है इधर साइड में। ये दूसरा पोर्शन है इसका। जैसा मैंने बताया पहले ये खुले आंगन में थी, लेकिन अभी इसके ऊपर जो है छत बना दी गई है और साथ में आसपास जो है जाली लगा दी गई है। ठीक है, तो ये जो फैमिली है इसमें यहाँ पे एक इसकी गोद में है छोटा बच्चा, ठीक है, और एक बच्चा यहाँ पर ये जो आदमी ने अपने कंधे पर उठाया हुआ है, ठीक है। इसमें पीछे की तरफ इन्होंने अपना जो सामान होगा, यहाँ पर कुछ पोटली वगैरह है, एक बच्चा इन्होंने यहाँ पे बिठाया हुआ है और एक बच्चा इस लेडी के हाथ में है, गोद में है, छोटा सा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा होगा ये छोटा सा कुत्ता, ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर आप लोगों को कुत्ता दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरी जो मूर्ति है ये पूरी सीमेंट और कंक्रीट से बनाई हुई है। मैंने दोनों एंगल से इसका फ़ोटो लिया था, पिक्चर लिया था। ज़्यादा डिटेल या फिर ये कह लो कि ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आप लोग इसको सर्च करके देखना एक बार। मैंने आप लोगों को बाकी बता दिया है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 427 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और इसमें सदस्य कितने हैं, कुल 4। एक ये व्यक्ति हो गया, एक इसकी वाइफ हो गई और 2 बच्चे हो गए, ठीक है, और एक कुत्ता भी हो गया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि संथाल परिवार जो है उसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी है, या फिर उसमें जो है बच्चे कितने हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये कौन पूछता है, ये पूछता है यूजीसी। आप लोग समझ गए होंगे, नेट जैसे एग्ज़ाम में ऐसे पेचीदा सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। तो इसलिए जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या उसके बारे में देखते हैं तो उसको हमें बहुत ही ज़्यादा डीप और डिटेल में देखना होता है, तभी जाकर हम उस क्वेश्चन का, उस तरीके क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा यहाँ पर कर देती हूँ मैं। देखिए, यक्ष यक्षिणी, ये इनका दूसरा शिल्प है जिसके बारे में मैंने अभी ऊपर जो है चर्चा की थी, ठीक है। यक्ष यक्षिणी जो है ये कहाँ पर इन्होंने बनाया है, भारतीय रिजर्व बैंक जो कि नई दिल्ली में है, ठीक है, इसके मुख्य द्वार पर यक्ष यक्षिणी नामक 2 मूर्तियों का निर्माण राम किंकर बैज के द्वारा 1964 ईस्वी में किया गया था। सॉरी, इन मूर्तियों का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है तथा कंक्रीट और सीमेंट से बने चबूतरे पर ये खड़ी हैं। इतना ध्यान रखना आप कि ये जो यक्ष और यक्षिणी है, ठीक है, यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट मूर्ति शिल्पों में से एक है राम किंकर बैज का, सबसे प्रसिद्ध संथाल परिवार, उसके बाद यक्ष यक्षिणी, और ठीक है। तो ये कहाँ पर बनी है, सबसे पहले तो आप इसकी जगह को देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य द्वार पर बनाई गई हैं, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, नई दिल्ली में, ठीक है। और इन मूर्तियों का निर्माण इन्होंने कब किया था, 1964 ईस्वी में किया था, ठीक है। इनका माध्यम ग्रेनाइट पत्थर है। इनकी हाइट काफ़ी है, अभी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तथा जिस चौकी पर या फिर जिस जो बेस इनका है नीचे, वो सीमेंट तथा कंक्रीट से बनाया गया है, एक चबूतरा है, ठीक है, जिस पर ये मूर्तियाँ खड़ी हैं, यानी कि इनको चिपकाया हुआ है उस चबूतरे पर ताकि इनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। ये मतलब स्थिरता के साथ खड़ी रहें, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये मतलब इनको चिपका कर बनाया गया उस सीमेंट के चबूतरे से, ठीक है। यक्ष यक्षी धन के देवता कुबेर के सेवक हैं। देश की संपत्ति को संभालने वाली इमारत भारतीय रिजर्व बैंक के परिसर में यह मूर्तियां द्वारपालों के रूप में बहुत उपयुक्त है। यानी कि अब देखो, इन्होंने कुछ सोचकर या फिर ये कह लो कि वो किसकी प्रतीक बनाकर उन्होंने उस
रिजर्व बैंक के सामने रखी है। तो इन्होंने संपत्ति, ठीक है, संपत्ति, समृद्धि, ठीक है, प्रगतिशीलता आदि इन चीज़ों को सोचकर द्वारपालों के रूप में इन मूर्तियों को वहाँ पर बनाया है। ठीक है, अब पूरी आर्थिक व्यवस्था हमारी रिजर्व बैंक से ही तो है। अब आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी तो समृद्धि तो आएगी ना। तो इसीलिए द्वारपालों के रूप में इनको वहाँ पर बनाया गया है। इन मूर्तियों में राम किंकर बैज ने आधुनिक दृष्टिकोण दिया है तथा उनकी रूपरेखा एवं आकार सरल है। ठीक है, ऐसा मतलब इनकी जितनी भी मूर्तियां हैं उनका जितना भी आकार है वो सरल ही है। ठीक है, लेकिन वो देखने में काफ़ी अच्छी और प्रभावित लगती हैं। मशीनी युग में विकास को दर्शाते हुए यक्ष अपने दाहिने हाथ में एक दंत चक्र, ये दांत नहीं है दंत है, दंत चक्र, ठीक है, दंत चक्र, और अपने बाएं हाथ में पैसे की एक थैली पकड़े हुए हैं। वहीं यक्षी अपने बाएं हाथ में एक फूल, अपने दाहिने हाथ में एक धान का गुच्छा पकड़े हुए हैं। ये दोनों चीज़ें परंपराओं और प्रगतिशील राष्ट्र के लिए कृषि के मूल्य को दर्शाती हैं। अब देखो, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो यक्ष है उसके दाहिने हाथ में क्या है या उसके बाएं हाथ में क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं नेट जैसे एग्ज़ाम के लिए। वहीं जो यक्षी है उसके बाएं हाथ में क्या है और दाहिने हाथ में क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यक्ष के दाहिने हाथ में एक दंत चक्र है, ठीक है, और उनके बाएं हाथ में एक पैसे की थैली है। यक्षी के बाएं हाथ में एक फूल है और अपने दाहिने हाथ में उन्होंने एक धान का गुच्छा पकड़ा हुआ है, जो कि कृषि का घोतक है। और कृषि से क्या आती है, समृद्धि आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन शिल्पों में बनाई हुई हैं रामकिंकर बैज ने। और इसमें ये भी कहा गया है कि ये दोनों ही चीज़ें परंपराओं और प्रगतिशील राष्ट्र के लिए कृषि के मूल्य को दर्शाती है। यानी कि किसी भी राष्ट्र की जो प्रगति होती है, जो समृद्धि होती है, ठीक है, वो किस पर आधारित होती है। या तो उसकी आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत हो, उसका व्यापार इतना मजबूत हो, या फिर उसके जो कृषि है, कृषि भी समृद्धि का ही क्या होती है, एक आधार होती है। इन विशाल मूर्तियों को बनाने का कार्य पूरा होने में लगभग 9 साल का समय लगा। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो यक्ष यक्षिणी के शिल्प हैं या उन मूर्तियों का निर्माण राम किंकर बैज ने कब किया था, 1964 ईस्वी में किया था। और ये भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य द्वार पर द्वारपालों के रूप में बनाई गई हैं। ठीक है, और इसमें जो समय लगा था वो 9 साल का समय इनको लगा था। अब ग्रेनाइट की चट्टानों से इन्होंने इसको बनाया है और इनकी हाइट कितनी है, 24 फीट, सॉरी ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये इनके हाथ में एक दंत चक्र है, ठीक है, और यहीं पर इनके दूसरे हाथ में पैसे की थैली है। अभी हमने अब ऊपर पढ़ा कि उनके दाएं हाथ में क्या है, दंत चक्र, ये यक्ष हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना, ये यक्ष हैं। और इनके बाएं हाथ में क्या है, एक पैसे की थैली है, ठीक है। वहीं यक्षी के बाएं हाथ में क्या है, एक धान का गुच्छा है, ये देखिए ये, ठीक है, सॉरी, दाएं हाथ में एक धान का गुच्छा है और बाएं हाथ में एक फूल है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया है। यक्ष के दाएं हाथ में क्या है, दंत चक्र है, और बाएं हाथ में क्या है, पैसे की थैली है। यहीं पर यक्षी के दाएं हाथ में क्या है, एक धान का गुच्छा है, और बाएं हाथ में क्या है, एक फूल है। इन दोनों ने जो इनकी बॉडी है, यहाँ तक इनकी जो बॉडी है ऊपर की, वो क्या है, नग्न है। ठीक है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे मूर्तियों में ये नग्न है, और इन्होंने अपने गले में कुछ आभूषण जैसे भी पहने हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ की समृद्धि का ही प्रतीक है।
उसको सोचकर ही इनको यहाँ पर बनाया गया है। ये पूरी की पूरी जो है ग्रेनाइट से बनी हुई हैं दोनों मूर्तियाँ, ठीक है। और ये जो चबूतरा है नीचे, ये सीमेंट और कंक्रीट में बनाया हुआ है, ठीक है। इनकी हाइट कितनी है? इनकी हाइट अगर हम देखें तो इनकी हाइट है 24 फीट, ठीक है। 24 फीट इनकी हाइट है। आप लोग ध्यान रखिएगा। यक्ष यक्षिणी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, इसको एक बार और ठीक से पढ़ लीजिएगा, डिटेल देख लीजिएगा इसकी, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्पज से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इनके अन्य शिल्प जो हैं, यानी कि अन्य स्कल्पचर हैं, पोर्ट्रेट ऑफ टैगोर, लैम्प स्टैंड जो इन्होंने बनाया था 1939 में, और ये पहली इनकी अमूर्त मूर्ति है, ठीक है। यानी कि इन्होंने सबसे पहली बार जो अमूर्त मूर्ति बनाई थी वो 1939 में लैम्प स्टैंड बनाई थी, ठीक है। इसके अलावा दोपहर की विश्रांति में श्रमिक, ये भी इनका एक अन्य शिल्प हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम इनके चित्रों के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब इनके जो इम्पोर्टेंट शिल्प थे वो हमने पढ़ लिए हैं, अब हम इनके चित्रों के बारे में देखेंगे। इनके जो चित्रों का विषय है वो दैनिक जीवन से संबंधित है, और इन्होंने 1940 तक अनेक चित्रों की रचना की, जिसमें सुजाता, कन्या तथा कुत्ता, अनाज की ओसाई, शीतकालीन मैदान, निर्माण, माँ बेटा, कृष्ण जन्म, ये इनके इम्पोर्टेंट चित्र हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे समकालीन कलाकार हुए हैं, ठीक है, या फिर समकालीन मूर्तिकार हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारे शिल्पों का, या फिर ये कह लो चित्रों का निर्माण किया है। अब उन सब को देख पाना और याद कर पाना संभव नहीं होता है, लेकिन नेट के पर्पस से आप लोगों को वो सारी चीज़ें देखनी भी पड़ेंगी, पढ़नी भी पड़ेंगी, तब जाकर ही आपकी रैंक अच्छी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इनके और भी चित्र थे, लेकिन मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चित्र ही यहाँ पर लिए हैं। अगर आप लोग खुद से भी तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार इनके चित्रों के बारे में सर्च ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि आजकल जो है फ़ोन का बहुत बड़ा जो है हमें फ़ायदा यही है कि जब हमें कुछ समझ नहीं आता, हम फट से सर्च करते हैं और उसका आंसर हमारे सामने, उसका रिज़ल्ट हमारे सामने आता है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को डाउट होता है कि गूगल में भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती, लेकिन ये जो नोट्स हैं ये मैंने बुक से पढ़कर बनाए हैं, गूगल से पढ़कर नहीं बनाए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, इनके चित्रों में सुजाता, कन्या तथा कुत्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनाज की ओसाई, शीतकालीन मैदान, निर्माण, माँ बेटा, कृष्ण जन्म। हालांकि ये मैंने थोड़ा गंदा कर दिया है, पर आप लोगों के लिए ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पे दोबारा से देख लीजिए, सुजाता, कन्या तथा कुत्ता, अनाज की ओसाई, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वाले चित्र, शीतकालीन मैदान, निर्माण, माँ बेटा और कृष्ण जन्म, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड, ये यहाँ पे हैं, इनको देखते हैं। दिल्ली की चित्र प्रदर्शनी में राम किंकर बैज को उनके प्रमुख चित्र सीता एक्सल, ये एक्चुअली एग्जाइल था, ये टाइप नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, ये इस तरीके से लिखा हुआ था बुक में, सीता एग्जाइल पर स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। यानी कि दिल्ली में जो प्रदर्शनी लगी थी, वहाँ पर इन्होंने अपने जो चित्र भेजे थे, उनमें इस चित्र पर इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। इनके शिल्पों पर अभिव्यंजनावाद का प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राम किंकर बैज किस बात से प्रभावित थे, तो आप लोग ध्यान रखिए, अभिव्यंजनावाद से प्रभावित थे, ठीक है। यानी कि शिल्पों पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। राम किंकर बैज के व्यक्तित्व व कृतित्व पर देखी नाई फिरे मुड़कर नहीं देखा नामक उपन्यास बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार समरेश बसु ने लिखा है, ठीक है। यानी कि यह एक उपन्यास है, देखी नाई फिरे नाम से, और ये बंगला में उपन्यास है जिसको लिखा है समरेश बसु ने, और इन्होंने इसमें राम किंकर बैज के बारे में ही बातें लिखी हैं, उनके काम के बारे में।
ठीक है। और इसका अर्थ होता है देखी नाई फिरेगा मुड़कर नहीं देखा, यानी कि जब इन्होंने अपने कार्य को शुरू किया या फिर अपने जो उनका काम था उसमें जब वो लीन हो गए तो उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे ही आगे बढ़ते रहे। ठीक है। वहीं पर देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाता है, ये पॉइंट हो गया इनका, और एक पॉइंट ये हो गया कि यहाँ से, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। 1975 ईस्वी में उनके जीवन पर आधारित राम किंकर बैज शीर्षक से ऋत्विक घटक ने एक फिल्म भी बनाई थी। ठीक है, यानी कि इस फिल्म के निर्माता कौन थे? ऋत्विक घटक। राम किंकर बैज का ही इन्होंने शीर्षक दिया था और इन्हीं के जीवन पर ये आधारित पिक्चर थी, फिल्म थी, जो 1975 में बनाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। राम किंकर जो बैज थे वो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक भी माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, जो भारतीय आधुनिक भारतीय मूर्तिकला है उनके जनक किन्हें कहा जाता है, तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। राम किंकर बैज ही आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जनक माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये सबसे पहले ऐसे मूर्तिकार हुए हैं जिन्होंने अपने शिल्पों की रचना की है। ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति शिल्पों में की है। क्योंकि इससे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि बंगाल पढ़ते हैं या फिर उससे रिलेटेड कुछ आर्टिस्ट या स्कल्पचर जो मूर्तिकार हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्वतंत्र होकर काम किया और अपनी अभिव्यक्ति अपनी मूर्तियों के माध्यम से, अपने शिल्पों के माध्यम से दी है। तो इसी कारण इनको आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का क्या माना गया है? जनक माना गया है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं इनकी मृत्यु 1 अगस्त सन 1980 को हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। राम किंकर बैज क्यों प्रसिद्ध हैं या फिर इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो इनके शिल्प इनकी प्रसिद्धि का कारण है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार मैं मोटा मोटा रिवाइज कर देती हूँ। राम किंकर बैज का जन्म कहाँ हुआ था? राम किंकर बैज का जन्म हुआ था बांकुड़ा में, बंगाल में। ठीक है, बंगाल के बांकुड़ा में। कहाँ पे? जुग्गीपाड़ा ग्राम में। ठीक है, जुग्गीपाड़ा ग्राम में। और कब हुआ था? 1906 को। ठीक है, 1906 को इनका जन्म हुआ था जुग्गीपाड़ा में। ठीक है, इन्होंने जो आरंभिक शिक्षा कहाँ से ली थी? बांकुड़ा से ही ली थी, लेकिन बाद में जब ये डिप्लोमा करने के लिए गए, ये कहाँ गए? शांति निकेतन में गए और वहीं पर इन्होंने जो है अपनी आगे की पढ़ाई जो है जारी रखी। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर इन्होंने सबसे पहला जो मूर्ति शिल्प बनाया था संथाल परिवार बनाया था। ठीक है, जो किस में बना है? सीमेंट और कंक्रीट में बना है। ठीक है, और उसका समय क्या है? उसका समय है 1938। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो इनकी दूसरी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है वो कौन सी है? यक्ष और यक्षिणी। यक्ष और यक्षिणी इन्होंने कहाँ बनाई है? दिल्ली में जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, उसके द्वार पर इन्होंने उन मूर्तियों का निर्माण किया है। ठीक है, और उसका माध्यम क्या है? ग्रेफाइट पत्थर उसका माध्यम है। ठीक है, और 24 फीट, ठीक है, याद रखिएगा, 24 फीट उसकी ऊंचाई है जो उन्होंने मूर्तियां बनाई हैं यक्ष और यक्षिणी की। और ये कब बनाई हैं? 1964 ईस्वी में इन्होंने इन मूर्तियों का निर्माण किया है। ठीक है, तो आगे हम उनके चित्र थे सुजाता। ठीक है, सुजाता, अनाज की ओसाई, कन्या और कुत्ता। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसको एक बार फिर से आप लोग इसको
रिवाइज़ कर लीजिएगा। बहुत ही ध्यान से आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं और यहाँ पर मैंने आप लोगों को चित्र भी दिखाया था। ये यहाँ पर जो है संथाल परिवार है, ठीक है। उसके बाद जो यक्ष यक्षिणी हैं उनका भी मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल बताई है, ठीक है। और ये दोनों यक्ष यक्षिणी के शिल्प हैं जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य द्वार पर हैं नई दिल्ली में। और इनके अन्य पोर्ट्रेट ऑफ टैगोर, लैंप स्टैंड जो कि एक अमूर्त मूर्ति शिल्प है, और दोपहर की विश्रांति में श्रमिक, ये इनके अन्य शिल्प हो जाते हैं। फिर यहीं पर इनके प्रमुख चित्र हो जाते हैं सुजाता, कन्या तथा कुत्ता, अनाज की ओसाई, शीतकालीन मैदान, निर्माण, माँ बेटा, कृष्ण जन्म, ये इनके चित्र हो जाते हैं। वहीं पर इनके शिल्पों पर क्या प्रभाव दिखाई देता है? अभिव्यंजनावाद का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। इनके ऊपर एक उपन्यास लिखा है किन्होंने? बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार समरेश बसु ने इनके ऊपर एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम क्या है? देखी नाई फिरे, मुड़कर नहीं देखा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं इनके जीवन पर आधारित 1975 ईस्वी में एक फिल्म बनी है जिसका शीर्षक रामकिंकर बैज ही है, और ये इसके निर्माता कौन है? ऋत्विक घटक इसके निर्माता हैं, ठीक है। इन्हें भारतीय मूर्तिकला का जनक माना जाता है और इनकी मृत्यु 1 अगस्त सन 1980 को इनकी मृत्यु या इनका निधन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, मैटर सब कुछ इसमें है, मैंने केवल एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप लोग इसको 1 बार 2 बार जब तक आपको लगे कि हाँ अब हमें याद हो गया है तो तब तक आप इसको देखिएगा, ठीक है। वह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर आप करें या ना करें लेकिन उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि मैं अन्य आर्टिस्टों के बारे में अगर डिटेल में वीडियो बना रही हूँ तो मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही है, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, और इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।